है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। ये वीडियो हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम के जीके जीएस का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्न कवर किए थे और पार्ट 2 में भी हम 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जनसंख्या और यूपी स्पेशल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और प्रमुख जो हेडक्वार्टर्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सेंसस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी स्पेशल में और प्रमुख अनुसंधान और हेडक्वार्टर्स ये हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूपी जेड और एलआर का अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे यूपी जेड और एलआर अधिनियम जो आया था उसका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो ये आपको 1950 में आया था। तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो ये होगा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार आंदोलन 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है इनमें से कौन सा प्राधिकरण है जो इसकी नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार संघ। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर के वीडियोस नहीं देखे हैं और ना उनकी प्रैक्टिस की है तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है इस वीडियो के बाद, उसको वहां से जाके करंट अफेयर का प्रैक्टिस और वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट रोल है। पिछली बार हमने 17-18 तारीख को देखा था, तो जो एवरेज प्रश्न बन रहे थे वो 6 से 7 प्रश्न आप लोगों के करंट अफेयर में पूछे जा रहे थे। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा करंट अफेयर का। और यूपी स्पेशल में जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न पक्के बनने वाले हैं। और प्रमुख अनुसंधान ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आज की वीडियो से आपके 4 से 5 प्रश्न कन्फर्म होने वाले हैं। और पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जीके पर्सपेक्टिव से भी वो इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने अच्छा खासा डिटेल कवर किया है, तो उसको आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। लिंक आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया, जो आंतरिक सुरक्षा विभाग होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो उसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और आप लोगों को बता दें, इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बने थे सेंसस से कि जो सेंसस है वो कौन कराता है, तो गृह मंत्रालय ही सेंसस को कराता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के 15वें महासचिव कौन थे, तो ये है जयदीप गोविंद जो हैं वो 15वें महासचिव हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का प्रचलित प्रोफेसियल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो साहित्यिक कार्य किया गया है वो कौन सा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दी आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के ये निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में जो भारत के सहयोग करेगा वो किस देश के साथ सहयोग के लिए समझौता किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव। मालदीव और भारत ने हाइड्रोग्राफी क्षेत्र के सहयोग में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ये करंट अफेयर के प्रश्न बने थे आप लोगों के। अगला प्रश्न है यहाँ पर, योग वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। तो योग का वर्णन जो है वो किस वेद में किया गया है, तो ये होगा आपका ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिसका आप लोगों को मिलान करना है, लाल किला, चार मीनार और लाल बाग। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं ये क्या होगा। ये उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल है जिन्होंने निर्माण कराया था। तो यहाँ पे हमको देखना है इसमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ये लाल किला है, ये सुल्तान हैदर अली वाला गलत है। चार मीनार और लाल बाग मोहम्मद कुतुब अली शाह, ये दोनों के दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना
संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य निकाय समितियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो चार्टर ने जो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख अंगों की स्थापना की गई थी, उसमें संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये हमारा प्रश्न होगा, इसका राइट आंसर होगा 6 अंग होते हैं इसके। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र सीमा पर है? भारत और नेपाल के बीच जो विवाद चल रहा है वो किस क्षेत्र सीमा पे है? तो इसका राइट आंसर होगा काला पानी। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनाने वाली योजनाओं का संदर्भ गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हार्ट और स्वधार गृह। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा आयुष्मान भारत योजना। ये एक मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मामूली चीज़ों का देवता, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो अरुंधति रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बहुत फेमस बुक है और ये हर बार पूछी भी जाती है एग्जाम्स में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 79A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सवेन सभापति होता है और इसका कोई चुनाव भी नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति के लिए जो उपराष्ट्रपति होगा वही इसका सभापति बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो वो एसिटिक एसिड होता है और लैक्टिक अम्ल जो होता है ये कर्ड में मौजूद होता है। बाकी हम ऑक्जेलिक अम्ल स्पिनच में कर चुके हैं, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे अम्ल। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारा डिटेल कवर कराया था। अब यहाँ पे मेनली हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य उत्सव है? तो जो हम्पी नृत्य उत्सव है वो किस राज्य का नृत्य उत्सव है? तो उसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीति योजनाओं कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये सारी की सारी जानकारी प्रसारित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पुणे। विषाणु विज्ञान संस्थान है तो ये इसका पुणे में हेडक्वार्टर है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1098 है। बाल संरक्षण और आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है ये। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंक पुलिस अधिकारी होता है? तो जो डीजीपी होता है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्त वर्ष में संबंधित होता है? तो चालू वित्त वर्ष से संबंधित वो खाता होता है सरकार का, ये कौन सा खाता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व बजट जो होता है, ये चालू वित्त वर्ष से संबंधित सरकार का वो चालू खाता है। अगला प्रश्न हमारा, मथुरा के पास मठ एक मंदिर किन शासकों के द्वारा विशाल मूर्ति प्रस्थापित की गई है? गुप्त, मौर्य, कुषाण और चोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है कुषाण वंश के द्वारा जो एक प्राचीन विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, तो वो मथुरा में स्थित है, जो कि कुषाण वंश के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसरॉय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन किया था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सब्जियां, फूल, फल और उगाना ये किसके लिए जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर, व्यावसायिक रूप से। और विटीकल्चर ये अंगूर होता है, पिसीकल्चर ये फिश होता है, सेरीकल्चर ये रेशम होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मैंने पहले ही वीडियो में सारा डिस्कस कर दिया है और वहाँ पे देखेंगे कि रिपीट प्रश्न हुए थे। तो बियॉन्ड द जानकारी जो थी वो पहले वीडियो में ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो था। जो भी प्रश्न के ऑप्शंस थे वो सारे के सारे हमने डिटेल में कवर किए थे। तो पार्ट 2 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पार्ट 1 है। पहले आप लोग पार्ट 1 देख के आइएगा, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिएगा, तो आप लोगों को फील आएगा कि जीके में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना कितने चरणों में कराई गई थी? तो 2011 की जनगणना थी वो आपकी 2 चरणों में कराई गई थी। और अभी हम लास्ट में सेंसस डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अभी आज सेंसस का पूरा खेल खत्म कर देंगे, इससे बाहर सेंसस का प्रश्न नहीं बनेगा आप लोगों का। मगवाएं गुफा, जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती जो है इसके संगम पे ही ये महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये उद्योग के लिए सहायता प्रदान करता है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया था और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मानव अधिकार परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, NIA का पूर्ण रूप क्या है? तो NIA का जो पूर्ण रूप है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अगला प्रश्न है हमारा, इजराइल हमास क्षेत्र के बीच नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास युद्ध के दौरान जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको निकालने के लिए जो भारत ने कार्य किया था, उस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन अजय दिया गया था। हम ऑपरेशन महत्वपूर्ण सारे कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर बातचीत फिर से शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत की। लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले की स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की गई थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ी गई है? जो लक्षद्वीप जो ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन है ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोच्चि। और आप लोगों को मैंने बताया था ऑप्टिकल फाइबर किस पे वर्क करती है, तो इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR पे वर्क करती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है। डायमंड भी TIR पे ही वर्क करता है और जो मिराज आपका बनता है वो भी TIR पे ही वर्क करता है। TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक के नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो कौशाम्बी जिले में जो नीति आयोग की एक ABP रिपोर्ट पहली रिपोर्ट आती है, उसमें डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा द्वितीय स्थान इसने हासिल किया है कौशाम्बी जिले ने। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे को नाम बताइए। तो इस जो हवाई अड्डे का नाम रखा गया वो क्या रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका अयोध्या में नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स 2024 किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगी? तो ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो ये ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता जो करने वाला है वो रूस इसकी अध्यक्षता करने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो 2016 के दौरान नोटबंदी के दौरान जो RBI गवर्नर थे
वो उर्जित आर पटेल थे जो आरबीआई के गवर्नर थे। और 2016 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी थे 2016 के नोटबंदी के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे के भीतर आप लोगों को ऑनलाइन की जो आपकी वित्तीय धोखाधड़ी हुई है तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट उसकी कराना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय और राज्य करों को जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 2017 में ये जीएसटी पारित किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो ये बहुत फेमस रहा था 2023 का अर्जुन पुरस्कार, क्रिकेट के फील्ड में जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? मुद्रा मैंने सारी कवर करा दी हैं, मुश्किल से जो 30 से 35 मुद्रा बन सकती थी, इम्पोर्टेंट हैं जो पूछी जा सकती हैं एज एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे बाहर अभी तक कभी नहीं गया है जैसा कि मैंने बताया है जीके जीएस में। तो अगर सब कुछ सही रहा पेपर में तो आ जाएगा यहाँ से, बाकी अगर कुछ आयोग के मन में ही अगर कुछ हो तो पेपर हार्ड से टाइट बनाने का तो फिर नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर पेपर नॉर्मल रहा तो यहाँ से आप लोगों को मुद्रा और करेंसी देखने को जरूर मिल सकती हैं। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार जो है वो इसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो इसकी आधिकारिक मुद्रा जो है वो कयात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका वो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है जो कि 2018 को शुरू हुआ था। और 2018 को ही योजना शुरू की गई थी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मधुशाला आप लोगों को पता ही होगा, ये सूर्य का जो मधुशाला रचना है ये हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला रचना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो एम पासपोर्ट जो है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही लॉजिक लगाना था, पासपोर्ट कौन जारी करता है, तो विदेश मंत्रालय जारी करता है, तो एम पासपोर्ट कौन लॉन्च करेगा, तो विदेश मंत्रालय ही इसको लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका नाम क्या था? तो ये प्रज्ञान था उसका नाम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो ये वाराणसी में स्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक कराया था, सर्वोच्च भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। तो पुरस्कार यहाँ से पूछे जा रहे हैं जो कि हम कवर कर लेंगे, उनको हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे पुरस्कार। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं हम आज के जो प्रमुख होगा। तो हम सेंसस पहले कवर करेंगे, इसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और प्रमुख अनुसंधान कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, ये PDF आप लोगों को जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेंसस। तो सेंसस इस वीडियो से आपका बाहर नहीं जाएगा, एज एक्सपेक्टेड है हमारा कि इससे बाहर कुछ ना पूछा जाए। तो सेंसस शुरू करते हैं। 2011 का सेंसस, सॉरी यहाँ पे इसको हम पेज को थोड़ा सही कर लेते हैं। सेंसस 2011, सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका था? तो जनसंख्या घनत्व में हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 11 से 6 जो है वो बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 व्यक्ति वर्ग पर किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं लिंग अनुपात की, यानी कि सेक्स रेशियो की। तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा 1084 जो है वो आपका केरल में है। और सबसे कम आपका लिंग अनुपात कहाँ पे है? तो वो आपका है हरियाणा में, और ये कितना है? 879 है ये। और ये 1084 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये केरला में है सेक्स रेशियो।
और अगर हम यूटी की बात करें तो सर्वाधिक लिंग अनुपात यूटी में कहाँ पे है, तो ये आपका सर्वाधिक लिंग अनुपात यूटी की बात करें तो ये आपका पुदुचेरी में होगा। और न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें यूटी में तो ये आपका दमन एंड द्वीप में होगा। कहाँ पे? दमन एंड द्वीप में, जो कि 618 के लमसम है ये आपका लिंग अनुपात। अब देखते हैं अगला पॉइंट। जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता ही होगा, जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो राजस्थान है। और सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष के बीच जो अंतर है साक्षरता दर में, वो कहाँ पे है, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा पुरुष और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर। ठीक है, अब हम देखते हैं साक्षरता दर। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो केरल में है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है, तो न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो बिहार में है। यूटी की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, तो ये आपकी लक्षद्वीप में है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है, तो ये आपकी दादर नगर हवेली में न्यूनतम साक्षरता दर है। ये हमने साक्षरता दर सारा कवर कर लिया। अब इसके बाद हम कवर करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। तो शुरुआत में जनगणना जो 1872 में हुई थी, ये किसने कराई थी, तो ये आपकी लॉर्ड मेयो ने 1872 की जनगणना कराई थी। और नियमित रूप से जो 1881 से जनगणना हुई थी वो किसने कराई थी, तो जो जो नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी वो आपकी 1881 से रिपन के द्वारा कराई गई थी। और सबसे पहले जनगणना कराने वाला देश कौन सा था, तो वो देश आपका था स्वीडन, जो कि 1749 में सबसे पहले जनगणना कराई थी स्वीडन ने। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। और अगर 1881 से देखें हम तो ये 15वीं जनगणना है। 2011 के अनुसार अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसंख्या देखें तो यह 17.5% है, जो कि 2011 में भारत की जो टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो वो 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। अब देखते हैं हम वृद्धि दर जो हुई थी, 10 की वृद्धि दर 2001 से लेके 2011 तक जो कितनी थी, तो वो 17.64% थी, 10 की ये वृद्धि थी। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और बन जाता है कि जिसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या जो थी हमारी वो 68.2% थी। और यहाँ पे ये जो शहरी जनसंख्या थी तो वो 31.2% थी, ये शहरी जनसंख्या थी। एक प्रश्न और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई थी, तो वो मिजोरम में आपकी सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई थी। लगभग 27% आपकी मिजोरम में 10 की वृद्धि हुई थी। और 10 की गिरावट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई थी, तो आपकी जो नागालैंड में है वो सबसे ज़्यादा 10 की गिरावट हुई थी, -0.6%। ये नागालैंड में 10 की गिरावट हुई थी। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और बन जाता है, भारतीय जनगणना का पिता किसको कहा जाता है, तो भारतीय जनगणना का जो पिता है वो हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। ये थी आपकी सेंसस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इससे बाहर सेंसस नहीं पूछा जाएगा जैसा कि एज एक्सपेक्टेड है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे सेंसस के वो सारे यहाँ पे कवर करा दिए। अब देख लेते हैं प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो आपको नेशनल डेयरी रिसर्च ये आपका आ जाता है नेशनल डेयरी रिसर्च। नेशनल डेयरी रिसर्च ये आपका कहाँ पे है, तो ये करनाल हरियाणा में आपका नेशनल डेयरी रिसर्च है। इसके बाद आता है मवेशी प्रजनन केंद्र। मवेशी प्रजनन केंद्र ये आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका हिसार हरियाणा में है। इसके बाद आ जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये आपका कहाँ पे, ये पुणे महाराष्ट्र में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट तो ये आपका कहाँ पे, ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, तो ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका गन्ना प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र आपका जो है वो कोयम्बटूर में है। कौन सा? गन्ना प्रजनन केंद्र। सेंट्रल लेदर रिसर्च ये कहाँ पे है, तो सेंट्रल लेदर रिसर्च जो है वो आपका चेन्नई में स्थित है, सेंट्रल लेदर रिसर्च। वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वस्त्र अनुसंधान संस्थान है ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे? अहमदाबाद में।
अब हम देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोडक्ट। यहाँ पे हम कुछ चुनिंदा जिले ही करने वाले हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के। जैसे कि आप लोगों को पता होगा यूपी की जो योजना थी वो 24 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई थी और उसी दिन से ही यूपी अपना स्थापना दिवस, पहली बार जो स्थापना दिवस था वो 2018 में यूपी ने मनाया था और 24 जनवरी 2018 को ही ODOP लॉन्च की गई थी, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आगरा। आगरा किसके लिए था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में? तो ये यहाँ पे था चमड़ा के लिए। किसके लिए था आगरा? तो आगरा था चमड़ा के लिए। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो था वो था गिलास की चूड़ियों के लिए। इसके बाद आता है मैनपुरी। मैनपुरी था तारकसी के लिए। और मथुरा किसके लिए था? तो मथुरा था बाथरूम फिटिंग के लिए। किसके लिए? बाथरूम फिटिंग के लिए मथुरा को चुना गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए। इसके बाद अगला आ जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को किसके लिए चुना गया था? खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रतापगढ़ को चुना गया था। और प्रतापगढ़ का फेमस क्या है? तो आंवला जो है प्रतापगढ़ का फेमस है। आंवले के लिए प्रतापगढ़ को जाना जाता है। और बदायूं किसके लिए फेमस है? तो बदायूं जो है वो जरी वर्क के लिए फेमस था। पीलीभीत की जो बांसुरी है इसको GI टैग भी मिल चुका है, तो पीलीभीत बांसुरी के लिए फेमस है। इसके बाद हमारा आता है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर जो है वो जरी वर्क के लिए फेमस है। चित्रकूट हमारा लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस था। महोबा जो था गोरा पत्थर शिल्प के लिए जाना जाता है, महोबा। ठीक है, इसके बाद हम अयोध्या को देख लेते हैं। तो अयोध्या यानी कि जो फैजाबाद था पुराने समय में, जो नया रूप उसका है अयोध्या, वो किसके लिए फेमस है? तो वो गुड़ के लिए फेमस था। और औरैया हमारा किसके लिए फेमस है? तो औरैया जो था वो घी के लिए फेमस है। जालौन जो है वो किसके लिए फेमस है? तो हस्त निर्मित कागज कला के लिए जालौन फेमस था। कन्नौज आप लोगों को पता ही होगा, इत्र नगरी है और इत्र और चिकन के लिए ये कन्नौज फेमस है। सीतापुर जो है वो दरी के लिए फेमस था। और बागपत किसके लिए फेमस है? बागपत है हैंडलूम व होम फर्निशिंग के लिए। गौतम बुद्ध नगर जो है वो रेडीमेड गारमेंट के लिए फेमस है। रामपुर जरी पेच वर्क एवं मैथा के लिए। और बिजनौर लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। अमरोहा किसके लिए फेमस था? तो अमरोहा जो है वो संगीत वाद्य यंत्र के लिए फेमस है। ये आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कुछ महत्वपूर्ण जिले थे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपी स्पेशल में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था आप लोगों का आज का वीडियो, जिसमें कि हमने इस 3 टॉपिक कवर किए थे, सेंसस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और प्रमुख अनुसंधान केंद्र। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद ही आप दूसरा पार्ट देख लीजिएगा। आप लोगों को बता दें, ये पहले और दूसरे पार्ट को जो MCQ क्वेश्चन 100 अब तक कवर करा लिए गए हैं। इसका जो MCQ फॉर्मेट का टेस्ट है वो आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वहाँ से आप लोग उन प्रश्नों का टेस्ट भी दे सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, करंट अफेयर के लिए भी आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि आप रिवाइज कर सकते हैं। जनवरी टू जुलाई तक का करंट अफेयर वहाँ पे डला हुआ है MCQ फॉर्मेट में, तो वहाँ से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। और ये PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।